नमस्कार, एनडीटीवी इलेक्शन कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस खास चर्चा में मेरे साथ हैं विचित्र सर, सुमित सर, मयंक सर और अखिलेश सर। आज हम बात करेंगे मनोज जरांगे पाटिल की, एक ऐसा नाम जो मराठा आंदोलन को लेके, मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए बहुत लंबे समय से आंदोलनरत है। हमने लाखों लाख की रैलियां देखी हैं। लोकसभा चुनाव पर उसका एक बहुत बड़ा असर था। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने ये दावा किया कि वो कुछ उम्मीदवार, 10 से 15 उम्मीदवार, वो उनको समर्थन देंगे। उसको लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी। लेकिन आज उनका एक बयान आया है कि वो इस कदम से उन्होंने अपना जो ये कदम उठाने वाले थे, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए। उनको कहना है हम आंदोलन में रहेंगे, हम राजनीति में फिलहाल नहीं जाने वाले हैं। तो इसको लेके खासी चर्चा हो रही है कि उनका अगर ये कदम होता तो क्या होता, और अब ये वापस लिया है तो उससे किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है। क्या महाविकास आघाड़ी अब थोड़ा राहत की सांस ले रही है, या इसके पीछे, पर्दे के पीछे कोई खेल और है। तो इस पूरी सियासत, नफ़ा नुकसान को समझेंगे हम। सबसे पहले अखिलेश सर, आपकी टिप्पणी। नहीं, काफ़ी दिलचस्प फैसला है ये मनोज जरंगे पाटिल का, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने तेवर दिखाए थे, कह रहे थे कि वो 25 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने वाले हैं। सोमवार तक तस्वीर साफ हो जाएगी। इससे पहले जो उनका अपना निवास था, वहाँ पर भी एक एक करके लोग जा रहे थे। जैसे कहते हैं ना कि बायोडाटा लेके जाना कि भाई हम वो कैंडिडेट हो सकते हैं, इसको आप सपोर्ट करें, या आपका समर्थन हमें मिल जाएगा तो हमारा शायद नैया पार हो जाएगी। तो वो सारी बातें लंबे समय से प्रोसेस चल रही थी, तो इसलिए नज़र लगी हुई थी कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। आज सोमवार तक का उन्होंने समय दिया था कि वो तय करेंगे, तय करके बताएंगे कि किसका समर्थन वो कर रहे हैं। लेकिन बड़ा अप्रत्याशित ढंग से उन्होंने कहा कि वो किसी का भी सपोर्ट नहीं करेंगे। जो कारण उन्होंने बताए हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, एक जाति के आधार पर अगर आप चुनाव लड़ने जाएंगे, यानी मराठा के आधार पर, और अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा तो वो फिर ठीक संदेश नहीं जाता है। ये उन्होंने लॉजिक दिया है कि हम सिर्फ मराठा के नाम पर जा रहे हैं। अगर हम मराठाओं के नाम पे जा रहे हैं, अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहेगा तो उसका मतलब ये होगा कि जो कॉज, जिस मांग को लेकर वो जा रहे हैं, वो मांग को लेकर के गलत मैसेज जाएगा कि वो शायद लोगों का समर्थन उसको मांग को नहीं है। तो ये उन्होंने ऑफिशियल रीजन दिया है अपना समर्थन नहीं देने का या उम्मीदवार खड़े नहीं करने का। लेकिन हम और आप कई बार इस बात को कह चुके कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। मनोज जरांगे पाटिल का पूरा जो अनशन रहा, आंदोलन रहा, वो क्यों रहा, उसके पीछे किसकी शह थी, इसको लेकर तमाम तरह की बातें होती है। विश्लेषण भी हो चुका है कि किसके कहने पर उन्होंने सारा आंदोलन चलाया। उनकी मांग क्या है? वो मांग ये कह रहे हैं कि जो मराठा हैं उनको ओबीसी का दर्जा दिया जाए, ताकि ओबीसी के समान ही जो अधिकार हैं आरक्षण के, और शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए जो आरक्षण मिलता है, नौकरियों में जो आरक्षण मिलता है, वो मराठाओं को मिल सके। आप जानते हैं जो महाराष्ट्र की अपनी जातिगत संरचना है, उसमें मराठा काफ़ी ताकतवर है। उनकी संख्या भी ज़्यादा है, करीब 28% है। मयंक जी का उस बारे में ज़्यादा आपको विस्तार से डेटा के बारे में बताएंगे, आपके पास भी डेटा है। लेकिन मराठा की ताकत काफ़ी ज़्यादा रहती है। जब आप जानते हैं कि बीजेपी की अपनी सरकार बनी थी और जब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए थे, तब बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया था कि ब्राह्मण को हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं, क्योंकि हम ये जो जात पात की राजनीति और जो डोमिनेंट कास्ट वाली जो बात कही जाती है उसमें हम बिलीव नहीं करते। बाद में आप जानते हैं कि यही फार्मूला बीजेपी ने हरियाणा में भी, झारखंड में भी, अन्य राज्यों में भी अपनाया था। हालांकि बाद में धीरे धीरे बीजेपी भी अब उसी फार्मूले पर वापस आती आ रही है। कर्नाटक का एग्जांपल, कर्नाटक में बात कर रहे हैं और भी दूसरे राज्यों में आप बात करें तो वो बीजेपी उस फार्मूले पे जा रही है। लेकिन बीजेपी को साफ तौर पर यहाँ पर ये लगता है कि महाराष्ट्र में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आप मराठाओं को भी इग्नोर नहीं कर सकते, आप ओबीसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हुआ क्या है कि जब मनोज जरांगे पाटिल का ये इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन चला, तो जब भी एक डोमिनेंट कास्ट अपनी ओर से इस तरह को लेकर के आक्रामक होती है, तो उसके जवाब में जो दूसरी कास्ट होती है उसकी भी प्रतिक्रिया होती है। ये हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा वोकल ना हो, लेकिन उसके मन में एक असंतोष ज़रूर रहता है, क्योंकि पहला मुद्दा तो इसी बात को लेकर आता है कि जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार का क्या होगा। क्योंकि अगर आप आरक्षण का जो कोटा है ओबीसी का, उसमें अगर आप मराठाओं को भी शामिल करेंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा है, अगर 28% मराठा है तो 36% ओबीसी वो भी वहाँ पर है। लेकिन ये बात है कि उनकी अपनी एक कोई कास्ट नहीं, कई सारी कास्ट को मिला करके बनता है। लेकिन उनका जो हिस्सा है उसमें से फिर आप यानी काट के दे रहे हैं मराठाओं को, तो उसमें एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया उनके भीतर होती है। तो वो मराठा बनाम खुल के प्रतिक्रिया है, बहुत सारे लोगों ने खुल के की। मराठा बनाम नॉन मराठा का ये जो मुद्दा है, इसको बीजेपी चाहती थी कि अपने हिसाब से संतुलन बिठाया जाए। दूसरी तरफ शरद पवार हैं, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। कई लोग तो ये विश्लेषक कहते भी कि मनोज जरंगे पाटिल का जो पूरा आंदोलन है, इसका समर्थन शरद पवार
ने पीछे से किया हुआ है। और ये कुछ कुछ वैसा ही मॉडल है जैसा कि कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल का जो आंदोलन दिल्ली में हुआ था यूपीए के ज़माने में, जब जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिला, या हार्दिक पटेल का जिस तरह का आंदोलन हुआ था गुजरात में, जिसको कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक तरह से समर्थन दिया था। तो ये पर्दे के पीछे शरद पवार ने पूरा समर्थन और दिया। 2017 का जो गुजरात चुनाव था वो तो एकदम कांटे का और तो बिल्कुल जबरदस्त मुकाबला था। बिल्कुल हो ही गया था। बीजेपी पहली बार बैकआउट पे थी। 100 के नीचे आ गई थी, तो वो एक बड़ा उसके पीछे कारण बताया गया था कि पटेलों की जो नाराजगी थी उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। तो ये यही फार्मूला, यही गणित महाराष्ट्र में भी लेकर के चला जा रहा है। और आप देखिए इसके पीछे कोई ये हवा में बात नहीं हो रही है, इसके पीछे डेटा है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है, जो मराठवाड़ा, जहाँ पर कि मनोज जरंगे पाटिल का पूरा कार्यक्षेत्र रहा है, उसमें से 8 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली जो महायुति वो केवल 1 लोकसभा सीट जीत सकी और 7 लोकसभा सीटें हार गए, महाविकास आघाड़ी जीती है। और आपने जो डेटा भेजा है उसके बारे में आप भी जाहिर सी बात है कि बताएंगे, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ, उनको बता देता हूँ कि आपको भी एक मौका मिल जाए। तो 46 सीटें वहाँ पर मराठवाड़ा में हैं विधानसभा की। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर आप विधानसभा में देखेंगे तो 46 में से 26 सीटों पर या 36 सीटों पर जो आपने आंकड़ा बताया है, उसमें एक बड़ी संख्या में बढ़त जो है वो महाविकास आघाड़ी को, 32 आघाड़ी को है और बाकी जो है उस पर महायुति को है। तो ये 12 सीटों पर। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से इस फैक्टर ने एक बड़ा रोल प्ले किया मराठवाड़ा में। अच्छा, इसमें एक बात वो आंकड़ा भी जोड़ देना चाहिए। हाँ। कि 2019 में इन 46 पे क्या था, तब की जो मतलब शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर लड़े थे, तब उन्होंने 28 सीटें जीती थी और 16 सीटें मतलब आज की जो अघाड़ी गठबंधन है कांग्रेस एनसीपी उनके खाते में गई थी। तो चीजें कैसे बदली हैं, बिल्कुल ये दिखाता है। और अब अगर हम वर्तमान में आ जाएं विधानसभा चुनाव में, तो यहाँ पर जो ये 46 सीटें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सीटें महायुति में बीजेपी लड़ रही है, 20 सीटें मराठवाड़ा में। और बाकी जो सीटें हैं वो 16 सीटें इनके पास है शिवसेना के पास, और 9 सीटें उन्होंने दी एनसीपी अजित पवार को, 1 सीट अपने सहयोगी को दी। तो इस तरह से बंटवारा यहाँ पर हुआ। अगर वहाँ महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 16 सीटें सबसे ज़्यादा शिवसेना और यूबीटी लड़ रही है, और बाकी 15-15 सीटें उन्होंने एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस को दी है। तो इसका सीधा मतलब ये है, जो ये सारे आंकड़े मैंने बताया, कि इसका सीधा संदेश ये जा रहा है कि मनोज जरांगे पाटिल के चुनाव न लड़ने के फैसले से मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा किसी पार्टी के प्रदर्शन पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो वो बीजेपी के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी ही वहाँ पर लड़ रही है। तो इसलिए बीजेपी के पास अब ये देखना होगा कि वो इसकी क्या काट लाते हैं। अगर मनोज जरांगे पाटिल इन 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करते, 46 में से 25 पर या समर्थन देते, तो जाहिर सी बात है कि जो मराठा वोट होते वो बढ़ते। अब वो पवार साहब चाहेंगे कि सीधे वोट सारे के सारे उनके खाते में चले जाएं। तो अब बीजेपी के सामने चुनौती रहेगी कि किस तरह से इसका काउंटर किया जाए। सुमित सर, मनोज जरांगे पाटिल साहब जो पहले बोले कि हम खड़ा करेंगे उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देंगे, अचानक पीछे हट गए, तो इसके पीछे डर है या कोई और वजह है? क्योंकि कहते हैं ना कि वो बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो वाला जो नारा है, कहीं उन्होंने इस तरह का, उनके शुभ चिंतकों ने ये तो नहीं उनको बताया कि मतलब आंदोलन करना एक अलग बात है और चुनाव लड़के जीतना, चुनावी राजनीति एक बहुत ही टेढ़ी राजनीति। बहुत सारे तमाम बड़े बड़े आंदोलनकारी जब चुनावी राजनीति में आए तो हर कोई अरविंद केजरीवाल जैसा सफल नहीं हुआ है। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। खुद ही सवाल पूछा, खुद ही जवाब दे दिया। देखिए, हिंदुस्तान में या किसी भी डेमोक्रेसी में चुनाव के लिए माहौल बनाना और चुनाव लड़ना, ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। चुनाव का माहौल तो मनोज जरांगे पाटिल ने आंदोलन खड़ा करके और अपने साथ, क्योंकि वो डोमिनेंट कास्ट के लिए आंदोलन कर रहे थे, एक ऐसी कास्ट मराठा जो कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी है, सबसे ताकतवर है, सबसे इन्फ्लुएंशियल है, सबसे पैसे वाली कास्ट है, उसके लिए रिजर्वेशन की मांग करना। जैसे गुजरात ने पटेलों के लिए, पाटीदारों के लिए हार्दिक ने किया, एग्जाम्पल अभी अखिलेश जी दे रहे थे। तो उस नाम पर कौन नहीं चाहेगा? अगर आज दिल्ली में आरक्षण शुरू हो जाए कि ब्राह्मणों के लिए होना चाहिए, तो पूर्णेंदु शुक्ला और सुमित्रा अवस्थी भी खड़े होंगे उसमें कि हमारे बच्चों का फायदा होगा, है ना। ये बड़े, मैं नहीं रहूँगा, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ। तो हर डोमिनेंट कास्ट जो है वो, अगर उसको ये हक मिलने लगे कि आपको एक चीज़ रिजर्वेशन के नाम पर मिल सकती है, तो आप उस लड़ाई में आगे बढ़ जाते हैं, आप उसके साथ खड़े होना चाहेंगे। यही काम जरांगे साहब ने किया। जैसा कि अखिलेश जी कह रहे हैं, ये बात बहुत चर्चित रही सोशल मीडिया पे और जगह जगह कि भाई इस आंदोलन के पीछे एनसीपी थी। शरद पवार साहब तो उस इलाके से वो आते हैं, मराठा हैं, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की उस वक्त सरकार थी, उनको परेशान करने के लिए बीजेपी की लीड सरकार चल रही थी। हालांकि देवेंद्र तब दे भी दिया था आरक्षण, 10% आरक्षण दे दिया था, जो बाद में कोर्ट से खारिज हो गया।
इस चीज से समझ में आता है मनोज जरंगे पाटिल ने माहौल अच्छा बनाया, लेकिन जब कहा गया कि जाओ कूदो, लड़ो, जीत के दिखाओ, तो वो बिल्कुल अलग डायनामिक्स थे। आप एक उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। मैं उसी बात को, मुझे जो सबसे ईमानदार बात लगी उनके पूरे आज के स्टेटमेंट में, कि एक कास्ट के नाम पे चुनाव नहीं जीता जा सकता। यही हिंदुस्तान की खासियत है। अगर आपको किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करना है तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सिर्फ एक आदमी का वोट चाहिए, बाकी 4 के वोट नहीं चाहिए। आपको लेना ही पड़ेगा, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी तो सबका साथ और सबका विकास की बात होती है। अगर आप ये कहेंगे कि बाकी लोग भाड़ में जाएं और मैं एक आदमी के साथ खुश हूँ, आप रह ही नहीं सकते हिंदुस्तान में। आप ऑटोक्रेसी में थोड़ी रह रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है भाई, यहाँ सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो मनोज जरंगे पाटिल के बयान में सिर्फ एक ही बात मुझे समझ में आई कि भाई मैं अकेले एक मराठा के नाम पे चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। मैंने दलितों से और मुसलमानों से सपोर्ट मांगा था, मुझे उम्मीद थी कि कुछ पार्टियां मुझे सपोर्ट करेंगी, और वो नहीं पहुंचा मुझ तक। ईमानदारी से उन्होंने माना, तो इस ईमानदारी के लिए उनको मैं दाद दूंगा। पर मैं वही कहना चाहता हूँ कि मनोज जरंगे पाटिल ने अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर ली। मनोज जरंगे पाटिल 4 दिन, मतलब जिस दिन नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन था, उसके बाद उनका बयान आया कि मैं और मेरे समर्थक चुनाव लड़ेंगे। अब मैं तब नामांकन भरे जा चुके हैं। अब आप जो लोग निर्दलीय या अपक्ष खड़े हुए, उनके आप नाम देने वाले थे कि इनको आप लोग वोट करिए, ये मेरे सपोर्ट में है। और आज आपने कह दिया नामांकन वापसी के आखिरी दिन के 4 घंटे पहले कि भाई हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये वजह है। तो इससे उनकी क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ा। जो उन्होंने एक बड़ा अच्छा मूवमेंट खड़ा किया था, जिसमें लाखों लोगों का उनको समर्थन मिला, पूरे महाराष्ट्र से समर्थन मिला, बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े कॉल्स हुए। इतने बड़े जुलूस तो इतने तो देखिए देखे नहीं। अन्ना अगर आप इसको सिमिलरिटी को रखेंगे दिल्ली वाले जंतर मंतर से, तो क्या दिक्कत हुई थी? अरविंद केजरीवाल जब तक वहाँ लड़ रहे थे अन्ना के साथ, तब तक पूरी दिल्ली, पूरा देश, पूरा समाज अरविंद केजरीवाल उनकी उस पूरी टीम के साथ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़के यहाँ आ चुके हैं, तो क्या उनकी वही एक्सेप्टेबिलिटी है? ये हमको सोचना चाहिए। तो मनोज जरंगे पाटिल को ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं चुनाव लड़ा और चुनाव नहीं जीत पाया, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए आपको साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ता है, ईमानदारी से चुनाव नहीं होते। चुनाव जीतना मैथ्स है। आपको 50 ऐसे कैंडिडेट खड़े करने पड़ते हैं जो आपके दूसरों के वोट काटें ताकि आपका वोट परसेंटेज बढ़ जाए। बहुत सी गणित होते हैं। जो लोग चुनाव लड़ने के माहिर होते हैं उन्हीं को समझ में आता है। तो मनोज जरंगे पाटिल साहब के लिए आसान काम नहीं था एक बात तय कर देना। ये कह देना बहुत आसान है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ये कह देना कि भाई मैं चुनाव जीतूंगा, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने समझदारी दिखाई कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। उनको उस दिन भी नहीं कहना। अगर लड़ना चाहते थे तो उनको 1 साल से मेहनत करनी चाहिए थी, जो काम प्रशांत किशोर पटना में, बिहार में कर रहे हैं, कि लगातार अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, अपना एक काडर खड़ा कर रहे हैं, अपना एक नेटवर्क, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रहे हैं, जो कि मनोज जरंगे पाटिल साहब ने नहीं किया। वो तो एक जगह बैठ जाते थे, वहीं सब लोग उनसे मिलते थे आके, और फिर वो चलते थे टुवर्ड्स मुंबई, फिर एक जगह बैठ जाएंगे, फिर वहीं जलसा लगेगा। तो मनोज जरंगे पाटिल का चुनाव नहीं लड़ना पूर्णेंदु, ये समझदारी भरा फैसला है। लेकिन इससे उनकी जो विश्वसनीयता है, उनका जो, मुझे ऐसा लगता है उनकी जो क्रेडिबिलिटी बनी थी इतने दिनों में, उस पर सवाल खड़े होंगे। और ये बात कही जाएगी, जो कि अब अगले 15 दिनों के चुनाव कैंपेन में आप देखेंगे, ये बात कही जाएगी तमाम पार्टियों के द्वारा कि वो XYZ के भले के लिए बैठ गए, या उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई इसलिए बैठ गए, या कोई पर्दे के पीछे सौदा हो गया, डील हो गई, इसलिए वो बैठ गए। इस तरह की चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। फिर ये नहीं सुना जाएगा कि वो ईमानदारी से उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन किया कि भाई मैं चुनाव जीत नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। तो मनोज जरंगे पाटिल को बोलने के पहले कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनको 500 बार सोचना चाहिए था। अगर वो 500 बार सोच के लड़ रहे थे तो उनको 1000 बार सोचना चाहिए था कि मैं लड़ूँ या ना लड़ूँ। थैंक्स सर। इनसे पूछ लीजिए, पहले निकलेंगे, बहुत काम कर रहे हैं आज। हाँ, थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं। और नहीं अच्छा, क्या खबर आ गई है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की 9 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो ये जो बातें हम लोग लगातार कह रहे हैं, पहले जो लड़ भी रही थी, अच्छा वापस नहीं ले रही है। कहने का मतलब कि जो जितने खड़े किए थे सब वापस नहीं, अभी समय निकल गया ना। निकल गया। आज 4 तारीख अघाड़ी में। हाँ। नहीं, विचित्र सर, वैसे नैतिक मुद्दों पे मैं देखता हूँ कि बहुत नाराज भी हो जाते हैं। ये जरंगे पाटिल का जो, अच्छा एक तो वो है कि वो उन्होंने कहा मैं जीत नहीं सकता, हरा तो सकता हूँ। तो आपके हिसाब से वो किसको हराने जा रहे हैं? और क्या अब उनकी वो क्रेडिबिलिटी रहेगी जो लोकसभा चुनाव के दौरान वो जिस तरह से उन्होंने इम्पैक्ट किया? 31 अक्टूबर को उन्होंने ऐलान किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे के मतलब कि जो लोग लड़ रहे हैं उनमें सपोर्ट करेंगे। और 4 दिन बाद अगर उनका हृदय परिवर्तन होता है तो यह सोचने की बात है कि इसके पीछे कौन से कारक हैं। ये अनायास नहीं हुआ होगा। जो आज कह रहे हैं वो कि हमको मुसलमानों और दलितों के साथ हम गठबंधन करना चाह रहे थे, उस दिन उनके साथ
वहाँ पर सज्जाद नोमानी जैसे धर्मगुरु और प्रकाश आंबेडकर के भाई आनंद राज आंबेडकर या कुछ नाम है, वो दोनों लोग मौजूद थे। उन दोनों लोगों ने ये कहा था कि हम लोग मिल करके और एक चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर ये तीनों लोग अगर मराठा वोट मनोज जरांगे पाटिल के नाम पर जाता, सज्जाद नोमानी के नाम पर मुस्लिम वोट मिलता और प्रकाश आंबेडकर के नाम पर दलित वोट मिलता, तो दलित, मुसलमान और मराठा ये तीनों जोड़ करके 52% वोट होते हैं, 50% से ज़्यादा होता है। लेकिन उन्होंने आयन मौके पर, तो क्या उस दिन जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, आज ये कहीं मनोज जरांगे ने नहीं बताया कि उन दोनों लोगों ने क्यों समर्थन वापस ले लिया। बेसिकली जो सबने बताया कि मनोज जरांगे पाटिल कोई राजनेता नहीं है, वो एक आंदोलनकारी हैं। अरविंद केजरीवाल की आपने बात की कि वो एक आंदोलनकारी हैं जो सफल हुए। आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल नहीं थे, आंदोलनकारी अन्ना थे। अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन के लाभार्थी थे। तो लाभार्थी में और मूल आंदोलनकारी में एक फर्क केजरीवाल को लेकर के आपकी टिप्पणी बहुत हमेशा से सख्त होती है। नहीं, उनके प्रति इसलिए है कि वो बिना जीवन में दो भाग भी तो हो सकते हैं, एक तो भाई, तो अच्छे भाग को आप बता दीजिए, मुझे बुरे के लिए छोड़ दीजिए। अगर मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ मैं तो बोल रहा हूँ, मैं जो समझता हूँ वो बोल रहा हूँ। दूसरी बात कि हार्दिक पटेल वाले से जो तुलना हो रही थी, जो पाटीदार के साथ, देखिए गुजरात में पाटीदार बहुत पावरफुल हैं, मराठा वहाँ पर शक्तिशाली हैं, सबसे ज़्यादा विधायक होते हैं। अब तक 20 मुख्यमंत्री हुए हैं, 12 मराठा ही हुए हैं, अभी भी मराठा मुख्यमंत्री ही हैं, शरद पवार हैं। तो हर चीज़ के बावजूद राजनीतिक तौर पे तो हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो अच्छी स्थिति में नहीं है। ये खुद इन्होंने शिंदे की सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो एक अध्ययन सर्वे करवाया था, उसमें ये बात आई थी। और उसी में ये बात आई थी कि सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने वहाँ खुदकुशी जिन किसानों ने की, उनमें 94% ये थे, मराठा थे। तो वो स्थिति उनकी खराब है। अब फिर हम आते हैं कि मनोज जरांगे पाटिल क्या प्रभाव डाल पाएंगे। मनोज जरांगे पाटिल आगे जब भी इस तरह का आंदोलन करेंगे, लोग उनके पीछे जाएंगे, आंदोलन के पीछे जाएंगे, लेकिन वो आंदोलन राजनीतिक बवाल या राजनीतिक वोट में चुनावी वोट में कन्वर्ट होगा, ये संभव नहीं दिखता। इसके पीछे एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। मनोज जरांगे पाटिल ने जो आंदोलन वो आज कर रहे हैं या विगत 10 वर्षों या 12 वर्षों से कर रहे हैं, वैसा ही आंदोलन वहाँ पर इससे भी बड़ा प्रभावशाली आंदोलन अन्ना साहब पाटिल ने किया था, मराठा आंदोलन के लिए ही किया था उन्होंने। और वो 1960 के दशक में उन्होंने शुरू किया था। 1980 के दशक में उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया। वो कांग्रेस के एमएलसी थे, कांग्रेस की वहाँ सरकार थी, प्रताप राव भोसले मुख्यमंत्री थे। और उन्होंने ये कहा था, मुंबई के आज़ाद मैदान में जो जरांगे तो ले जा रहे थे अपनी यात्रा, लेकिन रोक दिया था बीच में ना, उन्होंने तो अपनी यात्रा वो आज़ाद मैदान में ले गए मुंबई के। और उस यात्रा में अन्ना साहब पाटिल ने ये कहा कि अगर ये सरकार हमारी है, वो खुद कांग्रेस के विधायक एमएलसी थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उस समय, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। और सरकार ने बात नहीं मानी और उन्होंने 1982 में गोली मार करके आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उसके बावजूद ये मराठा वोट कोई उस समय ऐसा नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा उसमें एक उसको क्या बोलेंगे कि मतलब इस ऐसा उबाल आया हो कि उसने कांग्रेस को उखाड़ फेंका हो। कांग्रेस के साथ ही मराठा रहे। तो वोट देना और आंदोलन करना दोनों एक ही साथ हो सकता है कि दोनों साथ चलें, लेकिन वो समांतर चलेंगे, नदी के दो धारा की तरह मिलेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और संयोग देखिए कि उसी 1982 में वो खुदकुशी करते हैं, उसी 1982 में पैदा हुए मनोज जरांगे आज उस आंदोलन के हीरो हैं। अब फायदे की बात, वहाँ फायदे मराठवाड़ा में जो अखिलेश जी ने एक बात कही कि एमबीए को महायुति को घाटा हुआ, महायुति में भी सबसे ज़्यादा घाटा बीजेपी को हुआ, क्योंकि बीजेपी पिछले मर्तबा लोकसभा में वहाँ 4 सीट पे लड़ी थी और सभी सीटें जीती थी। इस बार 4 पे लड़ी थी और चारों बीजेपी हार गई। बीजेपी वहाँ एक भी नहीं जीत पाई थी लोकसभा में।
हाँ, ये 24 में। अब विधानसभा के चुनाव में अगर ये मनोज जरांगे पाटिल लड़ते और मराठों का आरक्षण को लेकर के, खास करके हमको ओबीसी में शामिल करो ताकि ये सुप्रीम कोर्ट का लफड़ा न रहे कि 50% से ऊपर है तो नहीं देंगे ये वो, अगर मराठों ने भावुकता में आ करके मनोज जरांगे के जिन उम्मीदवारों को सपोर्ट करते वोट देते तो इसमें घाटा शरद पवार को होता, इसमें घाटा एमबीए को होता। लेकिन अब चूंकि ऐसा लगता है कि मराठा वोट बीजेपी की शरद पवार और विकास आघाड़ी की तरफ जा सकता है, तो ऐसे में इनको राहत की सांस ये ले सकते हैं कि चलो हमारे लिए कुछ फायदे की स्थिति है। ये सारी चीज़ें उसी स्थिति में आ रही हैं जो हरियाणा में हुआ, जहां पर कि बीजेपी ने जाट वोट, बीजेपी ने जाट को उम्मीदवार भी बनाया, जाट का वोट भी पाया, लेकिन उसने बीजेपी ये नैरेटिव बनाने में बहुत स्मार्टली कामयाब रही कि गैर जाट तो हमारे साथ हैं। वहाँ भी उसने एक मराठा को दांव न लगा करके जो गैर मराठा जितनी पिछड़ी जातियां हैं, जो काफ़ी प्रभावशाली हैं और जिनके वोट बहुत मायने रखते हैं, उनको उसने लामबंद करने का जो प्रयास किया, हमें लगता है कि उसी का बीजेपी को ज़्यादा फायदा हो सकता है। एक चीज़ हाँ मैं भी ये जोड़ना चाह रहा था कि बीजेपी ने इसीलिए अपने कई सारे कैंडिडेट को दूसरी पार्टियों से भी लड़ाया है। शिवसेना शिंदे से कुछ लोग लड़ रहे हैं, कुछ लोग अजीत पवार की पार्टी से लड़ रहे हैं। आरपीआई का जो कैंडिडेट है वो बीजेपी का विधायक रहा है एक बार। मतलब मैं कह रहा हूँ बीजेपी को लगता है कि इससे उसको फायदा होगा कि जो आप कह रहे हैं ना मराठा वर्सेस गैर मराठा, तो गैर मराठा वोट बैंक को अपने साथ साधने में बीजेपी ने बड़े अच्छे इस बार काम किया है। बिल्कुल, और जो बात आपने की बिल्कुल सही बात कही है। इसमें जो आपने आंकड़े भेजे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर भी रोशनी डालें, क्योंकि जो 2024 के लोकसभा चुनाव का जो CSDS का आपने आंकड़ा दिया, वो ये बताता है कि जो मराठा वोट हैं वो बीजेपी को मिले हैं, यानी जो बीजेपी वाला गठबंधन है उसको भी मराठा वोट बड़ी संख्या में मिले। तो ये बात जरूर है कि मराठवाड़ा में बीजेपी को नुकसान हुआ, महायुति को नुकसान हुआ, लेकिन जब वोटों की बात आती है तो बीजेपी को भी मराठा वोट मिले हैं, बड़ी संख्या में वोट मिले हैं। बीजेपी को मराठा वोट मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है। पिछली बार भी अगर बीजेपी 105 सीट जीती तो गैर 28% वोट को बिल्कुल नज़रअंदाज करके आप नहीं जीत सकते थे वो लेकिन एक चीज़ है वहाँ, क्योंकि बीजेपी ही नहीं, आप देखिए कि शिवसेना ने भी अपना मुख्यमंत्री बनाया। शिवसेना के जो उस समय पहले मुख्यमंत्री बने, उसने भी मराठा मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। मनोहर जोशी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसने भी एक ब्राह्मण को बनाया था। ब्राह्मण मुख्यमंत्री बहुत कम वहाँ हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा एक अलग दांव, क्योंकि ठाकरे को लगता होगा कि हम ही सबसे बड़े मराठा हैं। एक चीज़ और हमको नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो 24 का चुनाव हुआ, इस चुनाव में मनोज जरांगे पाटिल खुलकर बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ बोल रहे थे। वहाँ प्रचार भी कर रहे थे। मतलब वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ कैंपेन किया। बीजेपी को जो नुकसान पहुंचा है उस बेल्ट पे जो आप कह रहे हैं मराठवाड़ा के इलाके में, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल ने तब खुलकर कहा कि इनके खिलाफ वोट करो, इन्होंने हमको आरक्षण नहीं दिया, और उसका नुकसान बीजेपी को और महायुति को हुआ। इस बार जब उन्होंने आज कैंडिडेचर अपना कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, तो कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मराठा खुद तय करे कि इसको क्या वोट करना है। इसीलिए मैंने कहा कि अभी चुनाव प्रचार में ये जुमले बहुत होंगे कि इनकी सेटिंग हो गई, इनकी डील हो गई, इनकी विश्वसनीयता पर जो सवाल खड़ा हुआ है, जो उन्होंने खुद इनके कर्मों से खड़ा हुआ है, वो इनको ही बहुत मुश्किल होगा अपनी उसको दोबारा पाना। आपके सब्र के लिए धन्यवाद। मैंग सर, ये महाराष्ट्र जो है एक बड़ा स्टेट है। बहुत सारा चीज डिस्कशन हो गया, उसमें से जवाब हमको कुछ अच्छा, उसी में देना है, उसी में से कुछ उसी में देना पहला एक लाइन में जरांगे पाटिल साहब का विड्रॉ कर लेना, एक लाइन में मेरे हिसाब से एक मतलब बहुत सारे महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत सारे लेयर हैं, एक लेयर थोड़ा सा कम हुआ है। अब जैसे एक और बहुत बड़ा लेयर है जिसको हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं। अभी MNS का 25 बॉम्बे के 25 कॉन्स्टिट्यूंसी में MNS का कैंडिडेट है। अब वो किसको नुकसान पहुंचाएगा या किसको फायदा पहुंचाएगा हमको पता नहीं है। तो जरांगे पाटिल के विड्रॉ करने से एक लेयर कम हुआ है, ये है। लेकिन आंदोलन की बात हुई है तो उसमें बहुत सारा चीज़ मेरे मन में आ रहा है। जैसे हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग जब बहुत छोटे थे तो एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था बोट क्लब पे महेंद्र सिंह टिकैत का, 80s में, लेट 80s में हुआ था। हाँ, वो बेसिकली जाट आंदोलन था, और वो भी एक बहुत डोमिनेंट कास्ट है, जाट आंदोलन था। और इसी तरह के छोटे छोटे आंदोलन हर स्टेट में डोमिनेंट कास्ट का हुआ था, डोमिनेंट ग्रुप्स का हुआ था।
उस समय परिस्थिति एकदम से अलग थी। उस समय था क्या कि इनके पास नंबर भी था, इनके पास एग्रीकल्चर में सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर की जो प्रॉस्पेरिटी बढ़ी थी, तो इनकी आर्थिक औकात भी काफ़ी बड़ी थी, नंबर इनके पास ही था। तो उस समय ये अपना पॉलिटिकल स्पेस में अपना स्पेस बड़ा हमको मिले, उसके लिए आंदोलन कर रहे थे। अब परिस्थिति, अब जो आंदोलन हो रहा है, मराठा का बहुत सारा लेयर है, और चूंकि हमने स्टडी किया हुआ है इसको, इसलिए हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र मराठा के एलिट हम बोल सकते हैं कि शरद पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, ये क्रीमी लेयर है। उसके नीचे में जो मराठा प्रीडोमिनेटली रूरल कास्ट है, रूरल ग्रुप है, और वहाँ टर्म्स ऑफ आप पंजाब की इकोनॉमी को अगर देखें तो आपको पता चल जाए कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल है। पंजाब का हर चीज़ 90s में पीक कर गया, उसके बाद से पंजाब डिक्लाइन कर रहा है लगातार। पंजाब मिरर है, वो बताता है कि हमारा एग्री सेक्टर कहाँ जा रहा है। और मराठा जो है एग्रीकल्चरल कास्ट है बेसिकली। अब उसमें 2-3 चीज़ हुआ है एग्रीकल्चर में कि लैंड होल्डिंग जो होता था, एवरेज लैंड होल्डिंग का, शायद आप एग्रीकल्चर का सेंसस हर 10 साल में आता है, उसमें देखेंगे पहले 5 हेक्टेयर हुआ करता था, 5.5 हेक्टेयर हो गया है। अब इतना छोटा लैंड है कि उससे उपज करके घर को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए बहुत सारे मराठा ऐसे हैं जिनके सर्वाइवल पे सवाल है। लेकिन वो चूंकि मराठा हैं और माने जाते हैं कि डोमिनेंट है, और उन्हीं के कास्ट के चीफ मिनिस्टर बनते आ रहे हैं, और उन्हीं के कास्ट के एमपी बनते जा रहे हैं, विधायक भी सब ज़्यादा बनते आ रहे हैं, तो मान लिया जाता है बाय एक्सटेंशन कि ये सब भी संभ्रांत है, जो नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन पटेल के बारे में है, पाटीदार का भी यही हाल है। और पाटीदार में सबसे अजीब चीज़ हम सुने कि पाटीदार लड़कों को और सारा क्राइसिस के साथ साथ एक और बहुत बड़ा क्राइसिस है, उनकी शादी नहीं होती है। हाँ, तो ये जो सारे डोमिनेंट जो 80s में अपना हक काफ़ी बढ़ा लिए थे पॉलिटिकल स्पेस में, अब जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। और इसीलिए वो अब का जो एक्सप्रेशन है वो पहले के एक्सप्रेशन से अलग है। और हम लोग एक ही ब्रैकेट में सबको जो डाल देते हैं कि मराठा है, डोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा चीफ मिनिस्टर है, सबसे ज़्यादा एमएलए है, एमपी है, इसीलिए इसको क्या हक बनता है, वो एक ही ब्रैकेट में डालना मेरे हिसाब से सही नहीं है। एक चीज सर, एक चीज मैं जोड़ूंगा। एक सर आपने जो यही था, मुझे तो देखने की बात होगी कि बीजेपी इसको किस तरह से काउंटर करेगी, क्योंकि ये बात सही है, सुमित ने जो कहा कि वो ये कह रहे हैं कि हम किसका अपोज करेंगे, ये हम खुल के नहीं बता रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में किसका विरोध किया था तो सब जानते ही हैं। वो किस तरह देवेंद्र फडणवीस को निशाना साधते हैं कि ये इन्होंने मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया, ओबीसी कैटेगरी में नहीं डाला। तो बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी मराठवाड़ा में खास तौर से कि किस तरह से इसका मुकाबला वो करते हैं। और जो ये बात है ना कि शरद पवार का पीछे से समर्थन है, इसका भी वो बार बार जिक्र करेंगे। दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने बीच में भी टोक के कहा था कि बीजेपी को भी मराठाओं के वोट मिले हैं, और ये जो महायुति है ये मराठाओं को के खिलाफ राजनीति नहीं कर रही है। ये मराठा बनाम ओबीसी, इसको बहुत ज़्यादा हाइप नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक मराठा लीडरशिप की बात है तो बीजेपी का जो गठबंधन, इनके पास ही मराठा लीडरशिप है। खुद मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम जो अजित पवार हैं, एकनाथ शिंदे हो गए, तो ये तो बड़े मराठा फेसेस है ही है। शिवाजी के जो वंशज हैं उनकी ओर से एक जो छोटा सा एक अलग फॉर्मेशन बनाने की बात हो रही थी, वो भी वही काम करने की कोशिश कर रहे थे जो कि मनोज जरांगे पाटिल कर रहे थे, यानी मराठा वोटों का बंटवारा। तो वो किस तरह से प्ले आउट करेगा ये देखने की बात होगी। लेकिन हाँ, चुनौती बड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर 25 कैंडिडेट ये खड़े होते हैं, वो भी मराठवाड़ा में जहाँ 46 सीटें हैं और जहाँ पर कि बीजेपी को अभी लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था, तो वहाँ पर अगर ये खड़े हो जाते तो ये बीजेपी को निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलता। लेकिन अब वो कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी उनके। आप सर एक बात खाली, जो आपने उनके सामाजिक स्थिति, आर्थिक हैसियत की बात कर रहे थे, तो मूलतः मराठों की स्थिति पाटीदारों की तुलना में खराब रही है उनकी। और जब आज़ादी मिली उस समय तक वहाँ पर आज़ादी से पहले ये पूरा मराठवाड़ा क्षेत्र निजाम के शासन में आता था, हैदराबाद के निजाम के। तो उस समय जो कुनबी हैं, जिसमें मनोज जरांगे मैंने की मांग है कि नहीं हमको उसमें शामिल करो, तुम 16% जो पृथ्वीराज चौहान दिए या देवेंद्र फडणवीस जी, वो 16% हमको नहीं चाहिए तुम्हारा, उसमें वो कुनबी में ही उस समय मराठे गिने जाते थे। ये एक है।
तो कुर्मी मूलतः जो हमारे यहाँ कुर्मी वगैरह है उसी तरह की खेतीहर जाति या जो कोयरी जाति है, बस ये है। तो वो उनकी स्थिति ज़्यादा कमज़ोर रही, मतलब ज़्यादातर लोगों की, थोड़े से क्रिमी, ये बात सही है। मैं वो सीटें बता दूं जहाँ पे उनकी बात हो रही थी। ठीक ठीक। अब तो खैर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि हम 25 उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, 13 तो उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था कि इन सीटों पर हम देने वाले हैं। और 2 के बारे में तो कल उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज या कई उनके हवाले से खबर आई कि पार्वती और दौंड विधानसभा सीटों पर उन्होंने 2 कैंडिडेट के नाम भी बता दिए कि ये जो निर्दलीय हैं इन्हीं को आपको वोट देना। ये उन्होंने कल ही किया। उन कैंडिडेट का क्या होगा? अब कुछ नहीं, अब उनका या तो उन्होंने विड्रॉ किए होंगे आज मुझे देखना पड़ेगा हम लोगों को। अभी हम जब रिकॉर्ड अपडेटेड लिस्ट प्रोग्राम को, तो अभी तक विड्रॉल का काम चल रहा है, तो देख लेते हैं। इसके अलावा उनकी जो सीटें थी उसमें नांदेड़ में कुछ सीटें थी, छत्रपति संभाजी नगर की सीटें हैं, हिंगोली, पठारी, परभणी की सीटें हैं, जिंतूर की सीट है, कला मुनरी की सीट है। ऐसी कई ऐसी सीटें थी जहाँ वो कह चुके थे मराठवाड़ा वाली सीटें सब मराठवाड़ा वाली सीटें हैं। मुझे बार बार लगता है कि मनोज जरांगे मतलब ये मयंक जी इस बार रोशनी डाल सके तो अच्छा रहेगा कि मनोज जरांगे पाटिल का चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि दोनों बातें हो रही है कि महायुति को नुकसान नहीं होगा और महाविकास आघाड़ी को फायदा हो जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो एक तीर से दोनों को शिकार कर दे रहा है कि महायुति भी उससे परेशान है, महाआघाड़ी भी उससे खुश है। मतलब अगर वो चुनाव लड़ते तो महाआघाड़ी के हिस्से के वोट काट लेते, शरद पवार को, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो जाता। और अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो महायुति का फायदा हो गया है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने वाला कोई नहीं बचा है। तो एक आदमी के हाथ में दोनों तरफ मलाई कैसे है? ये अजीब है। जनरली होता है क्या कि 2 फ्रंट के बीच में अगर चुनाव होता है तो हर चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट है, एक को नुकसान होगा दूसरे को फायदा होगा। महाराष्ट्र का इलेक्शन ऐसा नहीं है, इतने सारे लेयर हैं और हम लोग लगातार कर चुके हैं कि एनसीपी वर्सेस एनसीपी। अब दोनों तो क्लेमेंट है ना कि मराठा, वो अजीत पवार भी बोल सकते हैं ना कि हम मराठा हैं, मराठा हमारे साथ है, शरद पवार बोलते ही हैं। और जहाँ अब एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर बहुत सारे करीब 50 सीट पे सेना वर्सेस सेना है, दोनों लड़ रही है। तो दोनों के तरफ दोनों क्लेम कर सकते हैं कि मराठा वोट तो हमारा है। हमारा जरांगे पाटिल, उनको 2-4% हो सकता है मेरे चलते 2-4% का हमको नुकसान हो जाए उनके बयान से, उनके नहीं लड़ने से 2-4%, लेकिन डिसाइसिव चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरह का जो बैलेंस है, दोनों अलायंस का जो बैलेंस है, इसमें हम बोल ही नहीं सकते कि ओबीसी वोट किसको जाएगा, मराठा वोट किसको जाएगा, हार्डकोर हिंदुत्व वोट किसको जाएगा, एससी एसटी वोट किसको जाएगा। इतना गड़बड़ है सब कुछ। और ये भी पता नहीं, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके, इतना कन्फ्यूजन है कि हम लोग को पता नहीं कि कल किसके साथ था ये और आज किसके साथ है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इनफैक्ट हमको ये बताना भी चाहिए दर्शकों को कि इतना सिंपलिस्टिक चुनाव नहीं होता है कि एक जाति है तो एक पार्टी के पीछे पूरी की पूरी जाति खड़ी हुई है, ये कहीं नहीं होता है। अगर कोई पार्टी कहे भी कि हम यादवों की पार्टी हैं या हम दलितों की पार्टी हैं या हम ब्राह्मणों की पार्टी हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि 100 के 100 वोटर अगर ब्राह्मण हैं तो एक ही जगह वोट कर रहे होंगे। हो सकता है कि 80 करें, 70 करें, लेकिन बाकी के जो 20-30 है वो अपने वोटों से माहौल को बदलने में पूरा विश्वास करते हैं। तो ये कहना कि मनोज जरांगे पाटिल के पीछे पूरा का पूरा मराठा समाज था, ये नाइंसाफ़ी होगी। ये सोच लेना कि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गया है या समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया है, ये गलती होगी। ये सोच लेना कि बीजेपी के पास सिर्फ अगड़ों के वोट आते हैं, ये बीजेपी ने इस मिथ को पिछले 10 सालों में कई चुनावों में अलग अलग मंचों पर तोड़ के दिखाया है। कहीं ओबीसी ज़्यादा पाए हैं, कभी एससी ज़्यादा पाए हैं, कभी अगड़े वोट ज़्यादा पाए हैं। तो ये आप, क्योंकि आप लोग एनालिसिस करते हैं वोटों का, वोट परसेंटेज का, तमाम चीज़ निकालते हैं, ये दर्शक को पता होना चाहिए कि हम लोग जब बात करते हैं तो वो जनरलाइज में बात करते हैं। ये बता भी देते हैं कि जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें मराठा वोट जो है वो CSDS के आंकड़े के हिसाब से 39% गया महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, और उससे 7% ज़्यादा यानी कि 46% गया महायुति के पक्ष में। ये गैप 7% का महायुति के फेवर में। अब ओबीसी के आंकड़े पे आते हैं, जो मराठा से भी बड़ा वोट बैंक है उस हिसाब से देखें तो 39% गया महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, लगभग मतलब मराठा के इक्वली, लेकिन महायुति के पक्ष में ये 50%, तो यहाँ गैप 11% था। अब क्लोज फाइट इलेक्शन में सुमित सर, जैसे आप एक दिन आप वो आंकड़ा भी आप पूछ रहे थे कि दोनों के बीच में, गठबंधन के बीच में लोकसभा में से 1% का गैप था,
तो जहां सिर्फ 1% का गैप और सीटों में इतना लंबा, क्योंकि सीधे क्लोज 1-to-1 फाइट है, फेस ऑफ महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति, तीसरे पक्ष के लिए अभी वो जगह नहीं रही, क्योंकि बड़े बड़े गठबंधन, बड़ी बड़ी पार्टियां वो साथ में हो गए और छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ इन लोगों ने जोड़ लिया है। तो इसीलिए ये जो मनोज जरांगे पाटिल 10-15 सीटों पर अगर लड़ते तो नुकसान करते, तो उम्मीद थी कि महाविकास आघाड़ी को करते, क्योंकि उनका एक इनडायरेक्ट सपोर्ट महाविकास आघाड़ी के साथ था, क्योंकि वो अगेंस्ट से सरकार के, जो सरकार में है, जो कुछ दे सकता है, अगर वो नहीं दे पा रहा है, नहीं करवा पा रहा है, तो प्रेशर तो आप उस पर डालते हैं, तो नुकसान भी उसी सरकार को होगा जो सरकार में बैठा है। अब इससे क्या है कि मराठवाड़ा, जैसे आप रीजन वाइज भी देखें महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है, यूपी में हम देखते हैं कि अलग रीजन अलग अलग तरह से वोट करता है, यही हाल महाराष्ट्र में। अब आप परंपरागत तौर पर अगर हम देखें तो विदर्भा एक तरह से कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड रहा है, जो बाद में बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड बना। आप देखिए जो वेस्ट महाराष्ट्र है, शरद पवार बुरी से बुरी स्थिति में भी वहाँ अच्छा करते हैं। पिछले चुनाव का भी अगर आंकड़ा हम देखेंगे तो वेस्ट महाराष्ट्र में इनको ज़्यादा सीटें थी, मतलब कांग्रेस और एनसीपी का। मुंबई कोंकण वाले एरिया में शिवसेना स्ट्रांग है, नॉर्थ में बीजेपी स्ट्रांग है, और मराठवाड़ा का एरिया भी में बीजेपी स्ट्रांग थी। गोपीनाथ मुंडे जैसा ओबीसी बड़ा नेता भी वहाँ से आता था, और भी तमाम तरह के नेता हैं। तो रीजन, अब मराठवाड़ा ने एक एज दिया, सीधा सीधा एज दिया महाविकास आघाड़ी को, भाई 8 में 7, 24 में 8 में 7 लोकसभा जीत गए। तो वो चाहते हैं कि ये यही मोमेंटम बना रहे, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में जो 4-5 महीने का गैप है, बीजेपी और शिवसेना कोर्स करेक्शन किया है। आप बहुत सारे बदलाव देखेंगे, वादों में आप देखेंगे जिस तरह से बहुत ओपन लेवल के, मतलब बड़े बड़े वादे हैं, और उन्होंने जो लड़की बहन योजना इस तरह की है, और हमने देखा है सुमित सर कि इनका असर होता है। अगर मध्य प्रदेश में असर हुआ लाडली बहना योजना का, तो उसका असर महाराष्ट्र में नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते। बहुत तबका जो गरीब वोट है, अगर उसको 1500 रुपये महीने आ रहा है, उसको हम कह रहे हैं वो 3000 कर देंगे आने के बाद, असर डालता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, मैंने पहले भी कई बार बोला है, महाराष्ट्र रिच स्टेट है, लेकिन जो मैंग सर ने बताया कि डिवाइड भी बहुत है। रिच है तो बहुत रिच है, और गरीब है तो गरीब है। चुनाव में जो मनी फैक्टर है वो भी असर करता है। तो सिर्फ वो एक दिन के देने से नहीं होता है, जो अगर किसी योजना के थ्रू उनको लगातार महीने महीने मिल रहा है, वो भी एक फैक्टर है। तो क्लोज कंटेस्ट वाले इलेक्शन में मनोज जरांगे पाटिल, या जैसा सर ने कहा कि जो एमएनएस भी लड़ रही है कई सीटों पे, कौन किसको क्या, 25 सीटों पे, हालांकि बीजेपी ने उनके बेटे को सपोर्ट किया है, भले ही वहाँ शिवसेना के कैंडिडेट हो, बीजेपी देवेंद्र फडणवीस ने कहा भाई हम तो यहाँ एमएनएस को सपोर्ट करें। तो गठबंधन में इधर उधर हो रही चीज़ें, तो महाराष्ट्र का हम बार बार कह रहे हैं जो महा सस्पेंस है, बहुत ही मजेदार इलेक्शन है, और हम लोगों के लिए बड़े फायदेमंद चीज़ है, रोज एक बढ़िया मुद्दा मिलता है बात करने नहीं, अपना काम ही इलेक्शन कैफे करने का, तो इलेक्शन की खबरें आएंगी आएंगी। एक और चीज़ हमको मैं बोलना चाह रहा था कि महाराष्ट्र के इन चुनावों में क्योंकि बहुत बिल्कुल नए तरीके से चुनाव लिखे जा रहे हैं, कौन कहाँ जाएगा, कैसे गठबंधन होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। कैंडिडेट बदल गए हैं, सिंबल बदल गए हैं, पार्टियां के नाम, किसी का जिसके पास नाम था वो किसी और के पास नाम चला गया, ऐसा बहुत सा कंफ्यूजन है वोटर के मन में। तो इन परिस्थितियों में जो इक्का दुक्का तिक्का जो जीत के आएंगे निर्दलीय या छोटी पार्टियों से, वो किंग मेकर हो जाएंगे, वो मधु कोड़ा हो जाएंगे, वो जगदम्बिका पाल हो जाएंगे इन चुनावों में। इस पे ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। इसीलिए अगर वो मनोज जरांगे दोनों बीजेपी के साथ हैं। जो भी है फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए ना, एमआईएम इस बार, पिछली बार शायद 45 सीटों पे चुनाव लड़ी थी ओवैसी साहब की पार्टी, 44 या 45, इस बार 12 पे चुनाव लड़ रही है। वो कह रही है कि हमको इस बार चुनाव ज्यादा पे नहीं लड़ना है, हमको ज्यादा विधायक जिता के लाने हैं, इसीलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड चुनाव स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहते हैं, ताकि ये कहा कि सरकार हमारी मदद से बने, हमारे 1 या 2 या 4 विधायक जो भी जीत के आ रहे हैं, हम तय करें कि मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो चीज हो गई। उसमें एक चीज और ऐड कर दूं, आपने खैर उसको बोला है कई बार, जो प्री पोल अलायंस के बाद जो पोस्ट पोल अलायंस होंगे ना, वो क्या सेम रहे, अब उसमें क्या होगा, जीत बदलेगा। अच्छा, तो चलिए ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर जो चर्चा है उसको मजेदार अंदाज में देखने के लिए देखते रहिए इलेक्शन कैफे। आज के लिए बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।